दोस्तों, आज इस क्लास में हम लेकर के आए हैं आपके लिए पूर्व आयोजित अध्यापक तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2012 जिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित L1 और L2 के अंतर्गत L2 का लेवल 2 का पेपर, जिसमें संस्कृत विषय के 60 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और दोस्तों, आज आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर दें। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उस प्रश्न के उत्तर को आप सोचें और उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। इस प्रकार से आप स्वयं आकलन करें कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और दोस्तों, रीट परीक्षा 26 सितंबर को होने जा रही है, इसलिए आप सभी अभी से पुराने प्रश्न पत्र एवं मैं आपके लिए सब्जेक्ट से संबंधित टोटल जितने हो सकेंगे अधिक से अधिक मॉडल प्रश्न पत्र बना करके और अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बना करके आपके सामने YouTube पर अपलोड कर दिया करूँगा, और आप उन्हें ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को और अधिक अच्छी करें और आपका दावा या आपकी जो सीट है उसे आप क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, आपके सामने प्रश्न नंबर 81 है। मया शब्द रूप है। मया शब्द रूप है दोस्तों अस्मत् शब्द का, युष्म शब्द का, सर्व शब्द का, यत् शब्द का। आपको 5 सेकंड दी जा रही है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। सोचें आप कि इसका क्या उत्तर है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है अस्मत् शब्द का। ठीक है, अस्मत् शब्द के रूप चलते हैं। अहम, आवाम, वयम, प्रथमा, माम, आवाम, अस्मान द्वितीया, मया। तो ये मया तृतीया के एक वचन का रूप है। ठीक है दोस्तों, बात करें युष्म शब्द की तो युष्म शब्द के रूप चलते हैं त्वम, युवाम, यूयम, प्रथमा। और बात करें सर्व शब्द का तो सर्व शब्द के रूप चलते हैं। तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। अगर पुल्लिंग की बात करें तो सर्वा, सर्वे, सर्वाः, प्रथमा। ठीक है। और यदि दोस्तों यत् शब्द की बात करें तो यत् शब्द के रूप चलते हैं ये, यौ, ये पुल्लिंग में चलते हैं, ये, यौ, ये स्त्रीलिंग में चलते हैं, या, ये, याह, प्रथमा। और नपुंसकलिंग में चलते हैं यत्, ये, यानी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्मत् शब्द का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तत् शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में रूप है। तत् शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में रूप क्या है। तस्या, तस्या बिना विसर्ग वाला, तस्यै, तस्याम। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तस्याः विसर्ग वाला। ठीक है दोस्तों, ये चतुर्थी एक वचन बनता है, ये तस्याम सप्तमी एक वचन बनता है, और ये तस्या विसर्ग नहीं है इसलिए ये नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, अशुद्ध रूप है ये। तो सही आंसर होगा तस्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, कस्य का संबंध है। कस्य का संबंध है यत् शब्द से, किम शब्द से, यत् शब्द से, तत् शब्द से। तो दोस्तों 83 में कस्य का संबंध है किम शब्द से। किससे? किम शब्द से। सही आंसर होगा किम शब्द। और दोस्तों कस्य कैसे बनता है? किम शब्द सर्वनाम शब्द है और इसके तीनों लिंगों में
रूप चलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। यदि पुल्लिंग की बात करें तो कै कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्याम कई तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्य चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी, कस्य षष्ठी के एक वचन में कस्य बनता है किम शब्द का पुल्लिंग में। और यदि बात करें स्त्रीलिंग की तो का के काहा इस प्रकार से रूप चलते हैं, और नपुंसकलिंग में किम के कानी की तरह रूप चलते हैं, किम के क्या कानी अर्थात ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 84, और इदम शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन का रूप है। इदम शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन का रूप है। द्वितीय बहुवचन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ कि इदम शब्द स्त्रीलिंग में हो और द्वितीय बहुवचन में जो रूप बनता हो, उनमें से कौन सा है दोस्तों? ए इमे, बी इमाहा, सी इमाम, डी इयम। तो दोस्तों बताएं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों इमाहा। क्या बनेगा दोस्तों? इमाहा। बी आंसर इस क्वेश्चन का सही होगा। इसके स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं इदम शब्द के। यह भी इदम शब्द सर्वनाम शब्द है और तीनों लिंगों में रूप चलते हैं इसके। स्त्रीलिंग में इयम इमे इमाहा प्रथमा, इमाम इमे इमाहा द्वितीया। प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में इमाहा बनता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 85 लता शब्द है दोस्तों, और स्त्रीलिंग, लता शब्द स्त्रीलिंग में आता है दोस्तों चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनता है दोस्तों बताइए? ए लतया, बी लतायै, सी लतायाः, डी लताया बिना विसर्ग वाला। ठीक है दोस्तों। तो लता शब्द दोस्तों रमा की तरह चलता है, बालिका शब्द की तरह चलता है। तो आपको दोनों में से कोई सा भी शब्द याद हो तो बोल करके देख सकते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चतुर्थी एक वचन में बनता है बालिका से बालिका यई, रमा से रमा यई, लता से क्या बनेगा? लता यई। क्या बनेगा? लता यई। लता लते लताः प्रथमा, लताम लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्याम लताभि तृतीया, लता यई चतुर्थी के एक वचन में बनता है लता यई। बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 86 भवंती शब्द में लकार है। 86वां प्रश्न है भवंती शब्द में लकार है। दोस्तों लकार 10 होती है, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली 5 है। लट लकार वर्तमान काल, दृट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में, लोट लकार आज्ञार्थक, ये 5 लकार हैं दोस्तों। तो भवंती किस लकार में बनता है? ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लट लकार, डी लंग लकार। 86वां प्रश्न जो है इसमें 2 बार आंसर आ चुका है, यहाँ पर भी सही है और ये भी सही है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को डिलीट माना गया है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ध्यान रखें, लट लकार का रूप है भवती, भवतः, भवंती, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है दोस्तों। ठीक है, ये स्टार लग गया है अर्थात डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें 2 आंसर सही आ गए थे। यदि आपके इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप करेंगे लट लकार। ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न है दोस्तों 87 लिखेयु रूप है। लिखेयु रूप किस लिंग में बनता है दोस्तों? विधि लिंग लकार में, विधि लिंग लकार में, लट लकार में, या लोट लकार का, या लंग लकार का लिखेयु। तो दोस्तों विधि लिंग लकार की बात करें तो किस प्रकार के रूप बनते हैं? लिखित लिखिताम लिखेयु। ठीक है, पठित पठिताम पठेयु। लट लकार का रूप हो ही नहीं सकता, लोट लकार का नहीं है, ये विधि लिंग लकार का ही है दोस्तों। लिखित लिखिताम लिखेयु प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो सही आंसर होगा इसमें ए विधि लिंग लकार। ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुर्यात रूप में लकार है। कुर्यात रूप में लकार है, इसमें कौन सी लकार है दोस्तों बतानी है आपको? लट लकार, बी लोट लकार, सी लंग लकार, डी विधि लकार, विधि लिंग लकार। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं आप। एटी 88 का आंसर होगा दोस्तों लट लकार में तो रूप चलते हैं पठती पठते पठंती की तरह। ठीक है दोस्तों, करोति कुरुतय कुर्वंती। और दोस्तों
ये जो कुरियात वाला रूप है ये चलता है विधिलिंग लिंग लकार में, कुरियात कुरियाताम कुरियुः। ठीक है दोस्तों, कुरियात कुरियाताम कुरियुः इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है विधिलिंग लकार का, तो डी इसका सही आंसर होगा। और लंग लकार की बात करते हैं तो दोस्तों शब्द रूप के पहले, धातु रूप के पहले ए जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे पठती में, जैसे पठ धातु है तो ए पठत बनता है। ठीक है, तो इसमें लंग लकार हो ही नहीं सकता है। लट लकार की बात करें तो मैंने आपको बोल के बताया कि करोति कुरुतः कुर्वन्ति। ठीक है, और लोट लकार की बात करें तो लोट लकार का रूप है नहीं, क्योंकि दोस्तों लोट लकार में क्या चलता है, पठतु पठताम पठन्तु इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो आपको सही आंसर देना है, डी वाले पे टिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 89वें प्रश्न की। हरन्ते रूप में धातु है। दोस्तों हरन्ते रूप में धातु है, कौन सी धातु है बताएं आप दोस्तों। हरन्ते, देखिए ए ऑप्शन है हर, बी है हु, सी है री और ही है, डी है ही। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा, अर्थात इसमें हरन्ते में मूल धातु क्या है, मूल धातु क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, री धातु है दोस्तों, क्या है, री धातु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। जन धातु लंग लकार, जन धातु है और लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है दोस्तों, वह कौन सा है। ए जाये, बी जायेम, सी जाये, डी ए जायथा। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लंग लकार की बात करते हैं तो लंग लकार में ए जुड़ता है, और ए कहाँ जुड़ रहा है, इसमें किसी भी ऑप्शन में ए नहीं जुड़ रहा है, ए बी सी में, और डी में ए जुड़ रहा है, इसलिए ए जायथा ये वाला उत्तर सही होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लंग लकार में धातु के आगे ए जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा डी। जिसको अगर पूरा धातु रूप याद नहीं होगा और केवल उसको इतना ध्यान होगा कि लंग लकार में ए जुड़ जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न को वह सही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न है दोस्तों 91वां प्रश्न है, भवतय में धातु है। भवतय में धातु कौन सी है दोस्तों। ए परस्मैपदी, बी आत्मनेपदी, सी उभयपदी, डी कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ए परस्मैपदी। ठीक है दोस्तों, भवती भवत भवंती भवसी भवत भवत भवामी भवावे भवामय इस प्रकार से रूप चलते हैं। लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है दोस्तों। और आत्मनेपदी में एदते एदेते एदंते इस प्रकार से रूप चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ध्यान होगा कि जो धातु होती है वो परस्मैपदी भी होती है और आत्मनेपदी भी होती है, और कुछ धातु ऐसी होती है जो उभयपदी होती है। परस्मैपदी और आत्मनेपदी उसके दोनों में रूप चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है, भू धातु कौन सी है, परस्मैपदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों 92, संस्कृत भाषा में धातुओं के प्रकार हैं। संस्कृत भाषा में धातुओं के प्रकार कितने हैं, ए 2, बी 1, सी 3 और डी कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका, इस प्रश्न को दोस्तों क्या है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सेयमानों में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों इसमें सत्री, सानच, मतु, तव्यत कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों सत्री में तो क्या बचता है, अत बचता है, क्या बचता है, अत बचता है, या लास्ट में अना जुड़ जाता है। सानच में आन बचता है। ठीक है, सानच में आन, और मतुप में मान जुड़ जाता है। ठीक है, और तव्यत में तव्य जुड़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ जो सत्री सेव माना है, सेव धातु जो होती है उससे सानच प्रत्यय करने पर क्या बनता है, सेयुमानम बनता है। क्या बनता है, सेयुमानम। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसमें बी। क्या आंसर होगा दोस्तों, बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों
पठ प्लस त्रिच प्रत्यय निष्पन्न शब्द है। पठ धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर कौन सा रूप बनता है? ए पठति यानी पठित, बी पठिता, सी पठतु, डी पठिताम। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, आप अपना जवाब दें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पठिता। सही आंसर क्या होगा? पठिता। पठ धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो पठित्री शब्द बन जाता है। मूल क्या बन जाता है? पठित्री। ठीक है दोस्तों। और पठित्री जब ऋकारांत शब्द बन जाता है तो पठिता, पठितारव, पठितार इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है पठिता। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 95, कृत्य प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है। कौन सा प्रत्यय सम्मिलित नहीं है? ए तव्यत, बी यत, सी अनियर, डी मतुप। तो दोस्तों कृत प्रत्यय में 7 प्रत्यय आते हैं। कौन से कितने आते हैं? 7 प्रत्यय आते हैं। उस 7 प्रत्ययों के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय नहीं है? दोस्तों तव्यत तो है, कृत प्रत्यय में शामिल है, यत भी है, अनियर भी है, मतुप प्रत्यय नहीं है। तो इसका डी आंसर सही होगा। क्या होगा दोस्तों? डी आंसर सही होगा। तव्यत, तव्य और अनियर 3 प्रत्यय तो ये हो गए। यत, कप, कप और ण्यत 6 और ये कितने प्रत्यय हो गए? 6-7 प्रत्यय हो गए। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मतु प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आते हैं और ये डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 96, समास के भेद हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? प्रश्न 96 दोस्तों इसको डिलीट मान लिया गया है। ठीक है। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो कितने माने गए हैं दोस्तों? 5 माने गए हैं और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 माने गए हैं। तो दोस्तों ये इस प्रश्न को डिलीट मान लिया गया है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो दोस्तों वहाँ आपको 4 या 5 में से एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। और यदि आपको ऐसे पूछा जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने समास होते हैं तो आपको 5 आंसर देना है। या यूँ पूछे कि वरदराज के अनुसार तो भी 5 देना है। और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने होते हैं? 4 होते हैं। और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी 4 होते हैं, जो कि भट्टोजी दीक्षित की रचना है। ठीक है दोस्तों। इसको डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 97, स्प्रेह रिप्सितः सूत्र का संबंध है। स्प्रेह रिप्सितः सूत्र का संबंध है और इसका उदाहरण है पुष्पेभ्य स्प्रेयति, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का संबंध है। इससे किसका संबंध है? चतुर्थी विभक्ति से। इसका सही आंसर होगा बी। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। 98 की बात करें दोस्तों, कविसु कालिदास श्रेष्ठ उदाहरण किस विभक्ति का है? तो कविसु में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? बताइए। उसी विभक्ति का ये रूप हो जाएगा। सप्तमी है, पंचमी है, षष्ठी है, कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही होगा? कमेंट करें आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सप्तमी, हरिसु, कविसु। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से सप्तमी इसका सही आंसर होगा। 99वां प्रश्न है संस्कृत भाषा में धातुओं के प्रकार है। दोस्तों इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है संयुग्मानों में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों रिपीट हो गया है, इसलिए इसको भी डिलीट कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है इसमें सानस प्रत्यय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पठ और त्रिच, ये प्रत्यय पहले आ चुका है। इसका सही आंसर पठिता है। इसको डिलीट माना गया था क्योंकि रिपीट हो गया था प्रश्न। ये एग्जाम में कम से कम 7-8 प्रश्न ऐसे थे जो रिपीट हुए थे, उनको डिलीट मान लिया गया था। लेकिन इसका सही आंसर पठिता होगा दोस्तों। कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न भी पहले आ चुका है और इसका सही आंसर क्या होगा? मतुप होगा दोस्तों। और इसको डिलीट मान लिया गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ये रिपीट हो गया है। आर मतलब रिपीट हो चुका था, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। समास के भेद कितने होते हैं? इस प्रश्न को भी क्या है दोस्तों? रिपीट भी हो गया था और इसको डिलीट माना गया था पहले भी। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका भी द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों। द्वंद्व समास का उदाहरण है, बहुत अच्छा प्रश्न है। माता पितरौ, सपुत्र, वीर पुरुष, सप्तर्षि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं। आपको 5 सेकंड मिलती है, जल्दी से बताएं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, माता पितरौ, माता पितरौ, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए द्वंद्व समास में क्या होता है, चार्थे द्वंद्वः, चार्थे द्वंद्व, चे के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, माता चे पिता चे, माता पितरौ का माता चे पिता चे ऐसा विग्रह होता है, समास विग्रह, और इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों वीर और पुरुष इसमें भी दोनों पद प्रधान नहीं है, सपुत्र में भी नहीं है, सप्तर्षि में भी नहीं है, इसमें माता और पितरौ दोनों ही पद क्या है, प्रधान है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए, माता पितरौ, इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 105, निश्चल शब्द में उपसर्ग है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में भी पूछा गया था दोस्तों। सही से आंसर बताएं आप, इसका क्या आंसर हो सकता है दोस्तों, ए निस, बी निस, सी निर और डी नी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी निस। क्या आंसर होगा, बी निस सही होगा, क्योंकि दोस्तों आपने 22 उपसर्ग पढ़े होंगे, प्रे प्रा अप सम अनु अव निस, तो ये निस इस प्रकार का दंती से वाला निस आता है, ये तालव शे वाला नहीं आता है, इस प्रकार का उपसर्ग नहीं होता है, और नीर वाला उपसर्ग भी नहीं होता है, और ये नी रस्व वाली नी होती है। अब हम बात किसकी कर रहे थे, निश्चल शब्द में उपसर्ग है, तो ये निस है ना दोस्तों। यहाँ आप सोच रहे होंगे ये निस है इसलिए हम इसको निस कर दे, दोस्तों ऐसा नहीं है, निस और ये छल, ठीक है दोस्तों, निश्छल, यहाँ दंती से था और दंती से के बाद में ये चे वर्ग मिल गया दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको से को इच्छुत हो करके और ये वाला से हो जाता है, दंती से के स्थान पर ये वाला से हो जाता है, और क्या बनता है, निश्छल बनता है इच्छुत संधि होकर के। तो इसमें मूल रूप से क्या है, निस उपसर्ग है। क्या है दोस्तों, निस उपसर्ग है, इसलिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, इसमें बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 106, हल को कहा जाता है। हल को क्या कहा जाता है दोस्तों, हल को कहा जाता है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा व्यंजन। क्या, व्यंजन। दोस्तों मैंने आपको जब संधि पढ़ाई थी उस समय ये बताया था कि अच या स्वर संधि होती है, अच या स्वर, या तो असंधि कह दो या स्वर कह दो, बात एक ही है। अचों को स्वर कहा जाता है और हलों को व्यंजन कहा जाता है, हल या व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये हल है, हल का मतलब होता है व्यंजन, व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है, तो इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी व्यंजन सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 107वां प्रश्न है, कृष्ण नदी का संबंध किस सूत्र से है। दोस्तों बहुत अच्छा उदाहरण है, अद्वपरिमाणे चे पूर्ण रप्र है, वृद्धि रेची इको यणची। बात करें दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर की, तो आप पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ दोस्तों, इसमें हम प्रत्येक ऑप्शन को देखते हैं। इको यणची यण संधि करता है, तो यण संधि का सवाल ही नहीं है। कृष्ण प्लस रिद्धि, ठीक है दोस्तों, इसका संधि विशेष क्या है, कृष्ण प्लस रिद्धि। ठीक है दोस्तों, कृष्ण प्लस रिद्धि है। अब ऐसा संधि विच्छेद यहाँ हमने कर दिया है, तो इस प्रकार से यण तो होगी नहीं, तो ये आंसर नहीं है। वृद्धि रेची से वृद्धि होता है, तो वृद्धि क्या होती है, आ, तो आ तो कहीं इसमें दिख नहीं रहा है। आर वृद्धि होती है तो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, वृद्धि में कौन कौन से अक्षर आते हैं, आ, आई और औ, ये तीनों ही अक्षर, तीनों ही स्वर इस कृष्ण नदी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वृद्धि रेची भी सूत्र इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, और अद्वपरिमाणे च, ये तो कारक विभक्ति का है, कारक वाला है, इसमें परिमाणवाचक या मार्गवाचक जो शब्द होते हैं उनके योग में विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, इसका संबंध नहीं है। अब बात करें उर्ण रप्र है, तो इससे रप्रत्व होता है कृष्ण प्लस ए प्लस री बराबर गुण तो होता है ए। ठीक है दोस्तों, और रप्रत्व होकर के अर्गुण होता है, इसमें क्या होता है, अर्गुण होता है, तो इस प्रकार से इसमें बी आंसर होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी उर्ण रप्रह, 107वां प्रश्न का।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। 108 प्रक्रिया संज्ञा का सूत्र है दोस्तों, ए अद्सोमात, बी ओत, सी प्रादय, डी ईदुदेद द्विवचनम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी ईदुदेद द्विवचनम। दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत, ठीक है, और एकारांत जो शब्द होते हैं उनकी द्विवचन में क्या होती है, द्विवचन वाले दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और दीर्घ एकारांत शब्दों की प्रक्रिया संज्ञा होती है। इसके उदाहरण है हरि एतौ, विष्णु इमौ, ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा डी ईदुदेद द्विवचनम। 109 हरि सेते का संधि विच्छेद है। दोस्तों सही प्रश्न आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है और रिट परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आप देखें इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 109 प्रश्न हरिस सेते का संधि विच्छेद, ए हरिस प्लस सेते, बी हरि प्लस सेते, सी हरिस सेते, हरिस प्लस सेते, हरि सेते। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरि प्लस सेते। क्या होगा दोस्तों, हरि प्लस सेते। विसर्ग होता है मूल रूप से, और विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, विसर्जनीय से ये से होकर के हरिस प्लस सेते, ऐसा स्थिति आने के बाद इस च्युत संधि होती है। मूल रूप से तो क्या होता है, हरि प्लस सेते ही होता है, ध्यान रखें दोस्तों। तो इसका बी आंसर सही होगा। यदि आपने इस च्युत संधि के अंदर ये उदाहरण पढ़ा है तो वहाँ आपको हरि सेते का हरिस प्लस सेते यही लिखाया होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जहाँ कहीं भी जो से आता है वह मूल रूप से विसर्ग हुआ करता है, ठीक है दोस्तों, और विसर्ग के बाद में ही से बनता है। और ऐसी स्थिति आ जाने के बाद ही इस च्युत संधि होती है। से के स्थान पर दंती से के स्थान पर तालव्य से हो जाता है और हरि सेते इस प्रकार का रूप बनता है। तो मूल रूप से तो हरि के पीछे क्या था, विसर्ग ही था, इसलिए बी आंसर सही होगा। बात करें दोस्तों 110वां प्रश्न है, ईश्वरः खाली स्थान प्रभुरस्ति रिक्त स्थान में उचित शब्द होगा। दोस्तों इसमें उचित शब्द क्या हो सकता है, ईश्वरः खाली स्थान प्रभुरस्ति जगतः, ए बी जगते, सी जगतम, डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपने कारक पढ़े होंगे और कारक में है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए उपादान से पृथक संबंध में काके की अधिकरण में क्या होता है, रा रे री में पेपर, अधिकरण में पेपर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखें ईश्वरः प्रभुरस्ति, अब ये षष्ठी का रूप है। ईश्वर संसार का, जगते माने होता संसार का प्रभु है, ईश्वर है, और जगते माने संसार में प्रभु है। ईश्वर संसार में प्रभु है और जगतम द्वितीया का हो गया, का कर्ता ने को, ईश्वर को प्रभु है, इस प्रकार से इसमें सही आंसर होगा ए। क्या होगा दोस्तों, ए। बात करते हैं 111वां प्रश्न, रामय पुस्तकम पठति वाक्य में विभक्ति कौन सी है दोस्तों। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, जल्दी से बताएं। 111वां प्रश्न है। 111वां प्रश्न में दोस्तों वाक्य में विभक्ति है। अब राम की बात करें तो प्रथम विभक्ति है, पुस्तक की बात करें द्वितीय विभक्ति है, और पठति की बात करें तो कौन सी है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो इस प्रकार से प्रश्न गलत होने के कारण इसको डिलीट मान लिया गया है दोस्तों। इसमें प्रश्न क्या होता, या तो प्रश्न ऐसे होता कि अंडरलाइन कर देते राम में कौन सी व्यक्ति है, या पूछते कि पुस्तक में कौन सी व्यक्ति है, तो प्रश्न सही होता। राम में तो प्रथम व्यक्ति होती है और पुस्तक में द्वितीय व्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से वाक्य में पूछ लिया गया है, इसलिए यह प्रश्न को डिलीट माना गया है, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत तरीके से पूछा गया था। या यूँ कहें कि इस यहाँ पर ये ऑप्शन जो हैं दे रखे हैं जो तो सही हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछने का तरीका गलत था। अंडरलाइन करके किसी शब्द को पूछते तो प्रश्न सही होता। इस प्रकार से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। स्पृहे रिप्सितः प्रश्न नंबर 112 है दोस्तों। इसकी बात करें तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, इसको भी डिलीट मान लिया गया है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों 113वां, कविसु कालिदास श्रेष्ठ उदाहरण किस विभक्ति का है। 113वां प्रश्न है दोस्तों, और
इसमें भी दोस्तों क्या है, रिपीट होने के कारण ये रिपीट हो गया है दोस्तों, ये भी रिपीट हो गया था और ये भी रिपीट हो गया था, इसलिए इसको डिलीट मान लिया गया है, जबकि इसका सही आंसर सप्तमी विभक्ति होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का संबंध है इससे। ठीक है, बी आंसर सही होगा। रिपीट होने के कारण इसको डिलीट मान लिया गया था, जबकि इसका सही आंसर सप्तमी विभक्ति होगा। 114 प्रश्न है, निम्न में से कारक नहीं है कर्ता, संबंध, अधिकरण और संप्रदान। तो दोस्तों कर्ता कारक होता है, आपको याद होगा कारक का एक श्लोक है, कर्ता करम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता, कर्म और करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, अधिकरण, ये कारक होते हैं, लेकिन संबंध को कारक नहीं माना गया है, इसलिए इसमें सही आंसर होगा बी संबंध कारक। 115 प्रश्न है दोस्तों, कारकों की संख्या है, कारकों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको श्लोक बोल करके बताया था, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो कारकाणि षट् मतलब कितने होते हैं, 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 116, अकथितम च सूत्र का उदाहरण है। अकथितम च सूत्र का उदाहरण क्या है दोस्तों, सभी बताएं। मोहन कलमेन लिखति, रमा मोहनेन सह पुस्तकं पठति, लता रमां वस्त्रं याचते, छात्रे गुरुणा प्रश्नं पृच्छति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताएं आप। अकथितम च सूत्र में क्या होता है दोस्तों, दूह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रुस सास जी मथ मुस नी री कृस वह। ये 16 धातुएं हैं और इनके योग में क्या होता है, द्विकर्मक होता है और वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ इसमें लिख धातु नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, लिख धातु नहीं आती है, तो ये उदाहरण नहीं हो सकता है। पुस्तकम पठती है इसमें दोस्तों पीछे, तो ये भी नहीं है, और पृच्छति भी है, ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा याचते। दूह याच, याच धातु है, इसलिए इसका सही आंसर होगा लता रमाम पुस्तक वस्त्रम याचते। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वृहत्त्रयी में प्रश्न में नहीं है, वृहत्त्रयी में नहीं है, ये रचनाएं हैं सभी। ठीक है, महाकाव्य है, और इनमें से ऐसा कौन सी रचना नहीं है जो वृहत्त्रयी में नहीं आती है। तो दोस्तों वृहत्त्रयी का आपको ट्रिक बताता हूँ, याद रखना है। वृहत्त्रयी में कौन कौन से आते हैं, किशन, की स न। ठीक है दोस्तों, की से किरातार्जुनीयम, ठीक है दोस्तों, और से शिशुपाल वधम, और न से नैषधीय चरितम। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ दोस्तों, वृहत्त्रयी में कौन सी नहीं है, तो रघुवंश नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। और दोस्तों लघुत्रयी और होती है, जिसे हम कहते हैं कुमेर, क्या कहते हैं, कुमेर। ठीक है दोस्तों, लघुत्रयी में आता है कुमेर, कुमेर। ठीक है दोस्तों, तो कुमेर में होता है कु से कुमार समूह, में से मेघदूत, और रे से रघुवंश महाकाव्य, ये लघुत्रयी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रचनाएं। अगला प्रश्न है 118, नख भिन्न पद का समास विग्रह है। नख भिन्न पद का समास विग्रह है दोस्तों, यहाँ पर लौकिक विग्रह बताए गए हैं सभी ऑप्शनों में। तो इस नख भिन्न का लौकिक विग्रह क्या होगा दोस्तों, नखात भिन्न, नखई भिन्न, नखेभ्य भिन्न, नखेशु भिन्न। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नखई भिन्न, बी आंसर सही होगा दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 119 प्रश्न है दोस्तों, आचार्य पद में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों आचार्य ये पद है और इसमें कौन सा प्रत्यय है, चाप, डाप, टाप और उंग। तो दोस्तों कौन सा प्रत्यय होगा, जल्दी से कमेंट करें आप दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा टाप प्रत्यय। क्या, टाप प्रत्यय। टाप में से क्या बचता है दोस्तों, आ बचता है। ठीक है दोस्तों, आचार्य शब्द से टाप करेंगे और क्या बन जाएगा, आचार्य। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 120वां, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें 2 बार, ये भी सही है और ये भी। दोस्तों इसमें 2 बार क्या हुआ है, प्रश्न का आंसर सही दे दिया गया है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो स्वास्थ्यम ये इस प्रकार से लिखा जाता है, आप ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है 121वां, बांधवह पद में कौन सा प्रत्यय है? बांधवह प्रत्यय पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों सत्री है, या फिर सानच है, या फिर अण है, या फिर तल है। कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, अण प्रत्यय। बंधु शब्द से बनता है बांधव। ठीक है दोस्तों, इससे अण प्रत्यय में क्या होता है, ए बचता है लास्ट में, और जो सर्वप्रथम जो शब्द होता है, रस स्वर होता है, वो दीर्घ हो जाता है। बंधु में बे था, उसमें दीर्घ आ हो गया, बांधव बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और वृद्धि अधिकारी होकर के बांधव बनता है। तो बांधव में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? अण प्रत्यय है। सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 122वां, भवितुम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तुम, कत्वा, तुमुन, यानी तुमन और तुमुन। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं आप। तो दोस्तों तुम तो हो ही नहीं सकता है, तुम प्रत्यय होता ही नहीं है। ठीक है, कत्वा प्रत्यय में से त्वा शेष बचता है, तो त्वा इसके अंत में है ही नहीं। त्वा बचता है, क्या बचता है? त्वा। तो त्वा इस भवितुम में कहीं है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तुमुन, तुमन, तुमन प्रत्यय होता ही नहीं है दोस्तों, तो बचा क्या? तुमुन। तुमुन में से क्या बचता है? तुम शेष बचता है। क्या बचता है? तुम शेष बचता है। तो इस प्रकार से डी आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, भवितुम में तुमुन प्रत्यय होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 123वां प्रश्न है, पट धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो दोस्तों पट धातु के आपको पांचों लकारों में रूप याद होने चाहिए। लट लकार में पठते पठते पठंती चलते हैं, तो लोट लकार में पठतु, पठताम, पठंतु इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा दोस्तों? ए पठ, बी पठतम, सी पठ और डी पठानी। तो दोस्तों बोल के देखिए इसका सही आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। ए पठ, बी पठतम, सी पठ और डी पठानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पठ। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है पठ। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर होगा सी। 124वां प्रश्न है दोस्तों, मत्वा शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। मत्वा शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है दोस्तों? बताएं जल्दी से। मत प्लस कत्वा, मति प्लस कत्वा, मन प्लस कत्वा और मत प्लस कत्वा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट करें अपना प्रश्न, अपना जवाब दें जल्दी से कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, सही आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों सही आंसर है इस प्रश्न का सी, मन प्लस कत्वा। मन प्लस कत्वा। दोस्तों जहाँ भी कत्वा प्रत्यय होता है तो वहाँ पर मैं और न जो धातु में होता है उसका लोप हो जाता है, तो यहाँ न का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बचेगा और कत्वा प्रत्यय में से त्वा शेष बचता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बन जाएगा? मत्वा बन जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा? मत्वा होगा। मत ऐसे होता ही नहीं है, ये तीनों आंसर आपके सही नहीं है, सी आंसर इसका सही है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 125वां प्रश्न है, हरि शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। हरि शब्द आपको याद होना चाहिए दोस्तों, सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है? आप जल्दी से जवाब दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों हरि शब्द का रूप चलता है हरि, हरि, हरया प्रथमा, हरिम, हरि, हरिण द्वितीया, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि तृतीया, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्य चतुर्थी, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य पंचमी, हरे, हरे, हरियो, हरिणाम षष्ठी, हर्रऊ सप्तमी के एक वचन में हर्रऊ बनता है दोस्तों। क्या बनता है? हर्रऊ सप्तमी के एक वचन में। सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 126वां प्रश्न है, एषः अश्वः राज्ञः वर्तते। एषः अश्वः राज्ञः वर्तते रेखांकित पद में विभक्ति है। यहाँ राज्ञ में अंडरलाइन कर रखा है दोस्तों, तो राज्ञ में कौन सी विभक्ति है आपको बतानी है। ए प्रथमा, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी षष्ठी। तो दोस्तों राजन शब्द है मूल रूप से, और किस विभक्ति में बनता है आप जल्दी से इसका आंसर दें। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से आप दें, डी। सही आंसर होगा डी, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में राज्ञ बनता है। ठीक है दोस्तों, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में क्या बनता है? राज्ञ बनता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गो
पुल्लिंग गे शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या बनता है? चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है दोस्तों? 127वां प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए गवये, बी गवे, सी गवाये, डी गवायई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी गवे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अशुद्ध वाक्य है। भिक्षुकः नृपम वस्त्रम याचते, सा वस्त्रम वयति, से नृपात् कृत्यति, एति राजमार्गे गच्छन्ति। तो दोस्तों इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अशुद्ध कौन सा है? भिक्षुकः नृपम वस्त्रम याचते, तो याच धातु के योग में क्या होता है दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगले इसमें वयति में इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा से नृपात कृत्यति, क्योंकि जिस पर क्रोध किया जाता है दोस्तों उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जबकि ये नृपात में पंचमी कर रखी है। से नृपेभ्य कृत्यति इस प्रकार का होता, जबकि यहाँ नृपात दे रखा है, या जो गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 129वां। रामः ग्रामम गच्छति वाक्य का बहुवचन में रूप होगा। ए रामः ग्रामम गच्छति, बी रामः ग्रामम गच्छति, सी रामः ग्रामम गच्छति गच्छन्ति, डी रामः ग्रामम गच्छति। बहुवचन का रूप क्या बनेगा दोस्तों? राम शब्द का आप बोल करके देखें, रामय रामऊ रामाह, तो रामा के विसर्ग होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ राम आ रहा है इसलिए ये तो नहीं हो सकता, और यह में राम आ रहा है तो डी भी नहीं हो सकता। अब बात करते रामाह, तो दोनों जगह रामा आ रहा है, बी और सी आंसर में। अब हम बात करते हैं जैसा कर्ता वैसी क्रिया, तो कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की होनी चाहिए। गच्छति तो एक वचन की है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी आंसर सही होगा। रामः ग्रामम गच्छन्ति, रामा बहुवचन का करता है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। ठीक है दोस्तों, प्रथम पुरुष बहुवचन करता है तो ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिया गच्छति गच्छते गच्छन्ति होगी, तो सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है यस्य चे भावेन भावलक्षणम किस विभक्ति का रूप सूत्र है? यस्य चे भावेन भावलक्षणम किस विभक्ति का सूत्र है दोस्तों? प्रथमाया, द्वितीयायाः, षष्ठ्या, सप्तम्याः। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी सप्तम्या, गोसु दुह्यमानासु गतः। ठीक है, गोसु दुह्यमानासु गतः सप्तमी विभक्ति का ये क्या है? सूत्र है दोस्तों। अगला प्रश्न है 131वां। उपोस्ती शब्द किस संधि का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, संधि में से आपको सही प्रश्न करने हैं, तो आप देखें दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी पररूप संधि, और डी वृद्धि संधि। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पररूप संधि। कैसे दोस्तों? ये उप है और इसके बाद में है औसति। क्या है? औसति। ठीक है, तो यहाँ जो ए है और यहाँ जो ओ है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया दोस्तों? इसके स्थान पर ये ओ हो गया, तो पे में ओ की मात्रा मिलकर के उपोस्ती रूप बन गया। मतलब ये तो पूर्व रूप होता है, पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, तो पूर्व मान ये पहले का है और ये पर माने बाद वाला है, तो ये पररूप संधि है, अर्थात बाद वाला अक्षर हुआ है इसलिए इसे पररूप संधि कहेंगे। तो ये पररूप संधि का उदाहरण है उपोस्ती। ठीक है दोस्तों, एक प्रेजते और उपोस्ती दोनों ही इस सूत्र के उदाहरण है। पररूप संधि के मुख्य उदाहरण है उपोस्ती और प्रेजते, प्रे प्लस एजते। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुबंत का तिगंत सुबंत तथा तिगंत की संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत, तो दोस्तों क्या होती है इसकी संज्ञा बताइए? ए निष्ठा, बी नदी संज्ञा, सी पद संज्ञा, डी सवर्ण संज्ञा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी पद संज्ञा। सुप्तिंगतम पदम, सूत्र है सुप्तिंगतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अशुद्ध वाक्य है। रामेण बाणेन बालिहत, मोहन कलमेन लिखति, नदीम परितः प्रक्षाशंति, से ग्रामेण अजाम नयति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अशुद्ध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, रामेण बाणेन बालिहत, ये वाक्य सही है।
मोहन कलमेन लिखती, जिससे लिखता है, साधकतम में तृतीय विभक्ति होती है, ये भी सही है। अभितय परितय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, नदी में द्वितीय विभक्ति हो रही है, ये भी सही है। से ग्रामीण अजाम नयति, नयति हरति, ये इनके साथ में द्वितीय विभक्ति होती है, ग्रामीण के जगह ग्रामम होता, ये गलत है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकः रोदिति 134वां है, रिक्त स्थान में उचित शब्द है। 134वां प्रश्न है, बालकः रोदिति रिक्त स्थान में उचित शब्द है। ए इयम, बी इदम, सी अयम, डी एतत्। बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी से आप इसका आंसर दें दोस्तों। इसका सही आंसर होगा, बालक क्या है, कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में, तो इदम शब्द भी पुल्लिंग में कैसे चलता है दोस्तों, अयम, इमौ, इमे प्रथमा, तो इसका सही आंसर होगा सी, अयम। ठीक है दोस्तों, सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचनाकार कौन है। पूर्व में अभी मैंने आपको प्रश्न जब करवा रहा था, कौन से प्रश्न आए थे कि जब समास के भेदों वाला प्रश्न आया था, समास के भेद कितने होते हैं, तब मैंने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में बताया था। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका, पाणिनि भट्टोजी दीक्षित है पूरा नाम ये, और ये वरदराज है, और ये नागेश भट्ट है। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है वरदराजाचार्य, सी आंसर इसका उत्तर होगा दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा, सी आंसर वरदराज। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 136वां प्रश्न है दोस्तों, रुद्र धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप है। 136वां प्रश्न है, रुद्र धातु लट लकार की बात करें तो दोस्तों प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनता है, जल्दी से आप आंसर दें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रोदिति, डी। ठीक है दोस्तों, डी आंसर सही है। आद्यंतम पद का संधि विच्छेद है दोस्तों। 137वां प्रश्न है, आद्य प्लस अंतम, बी आदि प्लस अंतम, और सी आदि प्लस अंतम, और डी है आद्या प्लस अंतम। ठीक है दोस्तों, यहाँ अंतम में जुड़ा हुआ है इन बी में, और डी वाले ऑप्शन में मैं जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप देखें ध्यान से। ये बी वाले में अंत ही है, अंतम नहीं है, और यहाँ भी अंत ही है दोस्तों। पूरा प्रिंट हो चुका है, तो बताइए इसके अनुसार बताओ अब क्या आंसर होगा। आद्य प्लस अंतम का ये चार ऑप्शन आपके सामने है, ए आद्य प्लस अंतम, बी आदि प्लस अंत, सी आदि प्लस अंतम, डी आद्या प्लस अंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी आदि प्लस अंतम। यहाँ ई के स्थान पर यण हो जाएगा, ये आद्यंतम। ठीक है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर ये हो जाएगा। ठीक है, और दे और ये क्या हो जाएगा, धे हो जाएगा। ठीक है, धे में ए मिलेगा, नंतम। ठीक है, आद्यंतम क्या हो जाएगा, आद्यंतम। 138वां प्रश्न है, ण्यत प्रत्यांत शब्द है। ण्यत प्रत्यांत शब्द कौन सा है, पेय, कार्य, सप्य, लभ्य। 138वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या आंसर सही होगा इसका। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्यः। री हलोर ण्यत, री वर्णांत और हलंत वर्ण होते हैं, उससे ण्यत प्रत्यय होता है, तो वहाँ बनता है कार्यम, कार्यः। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी। 139वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घनश्यामः पद में समास है। घनश्यामः पद में समास है दोस्तों। ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययभाव समास है। तो दोस्तों यहाँ विसर्ग है, इसलिए अव्ययभाव समास हो ही नहीं सकता है। अव्ययभाव समास में विसर्ग नहीं आता है। द्विगु समास में संख्या पूर्व में होती है, तो ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुव्रीहि और कर्मधारय बचा। तो दोस्तों यहाँ उपमेय और उपमाय का क्या है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, 139वां में सी आंसर सही होगा। अब ये प्रश्न अंतिम प्रश्न है 140वां दोस्तों। इत संज्ञा विधायक सूत्र है, कौन सा उत्तर इसका सही होगा। ए दर्शनलोपः, हलन्त्यम, सुप्तिङन्तं पदम, डी मौनुस्वारः। तो दोस्तों इत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, या इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है,
तो दोस्तों इसका सूत्र है बी हलंत्यम। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो लाइक और कमेंट करें वीडियो को, और सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।